नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम जारी है। इसी के तहत रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं व नेताओं की ओर से राजीव चौक पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर रोहतक लोकसभा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग से मिलकर भाजपा सरकार चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता प्राप्त करने के लिए श्याम दाम दंड नीति अपना रही है। चुनाव के समय पैसे के बलबूते भाजपा सरकार सोशल मीडिया को मैनेज करती है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के बीच वोट चोरी का प्रमाण रख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतर रही है। कांग्रेस परिवार यहाँ पे उपस्थित है। अगर किसका नाम रह भी गया हो तो क्षमा चाहते हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और हमारे मातृशक्ति। आज ज़्यादा लंबी बात, क्योंकि आप बहुत गर्मी में बहुत देर से बैठे और मुद्दा जो है वो केवल एक मात्र वोट चोरी का भी नहीं है जिसके लिए आप बैठे हैं। मुद्दा है कि आज देश में प्रजातंत्र खतरे में, प्रजातंत्र का गला दबाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता दल द्वारा हर तरीके से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए हर तरीके का खेल खेला जा रहा है, जो देश के प्रजातंत्र और देश के संविधान के लिए अच्छा नहीं। आपने देखा जो सारे तथ्य, सारी बातें सामने आई। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के सारे तथ्य रखे कि हरियाणा के चुनाव में किस तरीके से गड़बड़ियां की गई थी। लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको और हमारे दिल में बहुत से प्रश्न थे। जैसा कि अभी चिरंजीव जी ने बताया, ये प्रेस के साथी जो थे, मैं इनको भी कहना चाहता हूँ, सारे साथी गलत नहीं थे। जब देश में 16 एग्जिट पोल हुए, जिस दिन हरियाणा की वोटिंग हुई, और 16 के 16 एग्जिट पोल और ऐसे चैनल्स के एग्जिट पोल जो भाजपा के प्रभाव के चैनल्स हैं, लेकिन सारे एग्जिट पोल्स ने एक ही बात दिखाई कि कांग्रेस के बड़े बहुमत से सरकार बन रही है। एग्जिट पोल का मतलब उस समय सर्वे होता है जब आदमी वोट डाल के बाहर आ जाए पोलिंग बूथ से। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में कांग्रेस आगे थी, मगर एग्जिट पोल में 16 के 16 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और जब सुबह ये सही कहा कि लोगों के दिल में दूसरा प्रश्न तब उठा जब सुबह गिनती शुरू हुई और 76 सीटों पे, 90 में से 76 सीटों पे पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। ये इसीलिए आश्चर्यजनक था कि वहां से कहाँ दोबारा से भाजपा की ईवीएम खुलते ही भाजपा की जो बढ़त बनी, क्योंकि पिछले 5 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा हमारे पास है। उससे पहले पोस्टल बैलेट, जो रेगुलर बैलेट पे वोट होती थी, उसमें मिला के गिनती होती थी। 5 चुनाव का आंकड़ा चुनाव आयोग के पास है। 5 विधानसभा चुनाव में जिस भी पार्टी की पोस्टल बैलेट में जीत हुई, उसी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी। 2019 में भाजपा की सरकार बनी, मगर 2019 में पोस्टल बैलेट पे भी भाजपा जीती थी। 2014 में भाजपा की सरकार बनी, पोस्टल बैलेट में भाजपा जीती। 2009 में हमारी सरकार बनी हरियाणा में, 2009 में कांग्रेस पोस्टल बैलेट पे जीती थी। 2004 में जो हमारी सरकार बनी 5 में, उस समय भी पोस्टल बैलेट पे हम जीते थे, हमारी सरकार बनी। पहली बार ऐसा हुआ हरियाणा के इतिहास में कि पोस्टल बैलेट पे कोई और जीता, मगर नतीजा किसी और के पक्ष में आया शाम आते आते। तो बहुत से प्रश्न उठ रहे थे और सारी बात जब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतदाता सूची में भी बड़ा व्यापक गड़बड़ घोटाला चुनाव आयोग से मिली भगत करके ऐसे तथ्य प्रमाण सामने आए, एक घर में 500 वोट। एक उदाहरण ही दे रहा हूं मैं, जो राहुल जी ने दिया था कि होडल विधानसभा क्षेत्र, जहां से हमारे पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी मात्र 2000 वोट से हारे, उस होडल विधानसभा क्षेत्र में कई घर ऐसे निकले जिसमें एक घर में 500 वोट। एक घर में प्रेस वाले पहुंचे, आपने देखा होगा दैनिक भास्कर का वो वायरल वीडियो। जब पहुंचे तो कहा कि हमारे को तो पता नहीं, हमारे तो केवल 7 वोट हैं। और जब पता चला कि वो कौन थे तो बोला ये भाजपा के पार्षद है। वो भाजपा के पार्षद थे, उनके घर में 500 वोट, पता नहीं चल रहा वो वोट कौन सी है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में 1 करोड़ वोट बढ़ गई। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में लाखों वोट काटी गई और लाखों वोट बढ़ाई गई। तो ये आज चुनाव आयोग कह रहा है SIR कराएंगे।
और SIR कराएंगे और घर घर जाएंगे, और अगर कोई वोट में तो ये SIR अब क्या कराएंगे? ये अगर SIR की कोई एक्सरसाइज और वोटर मतदाता सूची ठीक करने की एक्सरसाइज पहले नहीं करी, अब बाद में चुनाव के बाद में करने का जब ये कांग्रेस ने बात उठाई, तो आज ये साबित हो गया है कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जा रहा है इस लोकतंत्र का गला दबाने के लिए। यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, पैसे का अंधा दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना पैसा बीजेपी ने भ्रष्टाचार से अर्जित कर दिया। चुनाव में इस तरीके से पैसा पानी की तरह भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में, हर प्रदेश के चुनाव में बहाने का काम कर रही है। आज पैसे का बहुत बड़ा रोल हो गया। मीडिया, सोशल मीडिया पैसे के माध्यम से प्रभावित किया जाता है, और चुनाव में इतना बड़ा पैसे का रोल और भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर एक पार्टी के पास इतना पैसा अर्जित किया जाए, जो रिकॉर्ड हैं, जो रिकॉर्ड सार्वजनिक हैं, ये तो वो रिकॉर्ड हैं जो बैंक के खाते के पैसे हैं। देश की सारी बाकी पार्टियों का पैसा जितना डिक्लेयर्ड, सारी पार्टियों के पास जितने बैंक में पैसे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास उससे 500 गुना आज पैसा डिक्लेयर्ड है, और जो डिक्लेयर्ड नहीं है उसका आप अंदाजा लगाओ। और ऐसी व्यवस्था हो जाए तो जन भावनाओं से सरकार नहीं बनेगी, जन भावनाओं को धोखा देकर सरकार बनाई जाएगी। और जब जन भावनाओं को धोखा देकर, जैसे हरियाणा में हुआ, आपको याद होगा, नायब सिंह सैनी जी से जब पूछा गया वोटिंग के बाद और गिनती से पहले कि आपका क्या आत्मविश्वास है, तो उन्होंने कहा कि भाई सरकार बनेगी बीजेपी की, तो आप कैसे कह सकते हो? वो ये भी कह सकते थे इस सवाल के जवाब में कि मैं जनता के बीच में गया, लोगों ने चुनाव प्रचार में बीजेपी को बहुत आशीर्वाद दिया, इसीलिए मुझे विश्वास है। लेकिन ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, सारे इंतजाम कर लिए हैं, हमारी सरकार बनेगी कुछ भी हो। आप अंदाजा लगाएं कि इस देश में प्रजातंत्र का क्या, आज प्रजातंत्र पे कैसे प्रहार हो रहे हैं। और इसीलिए जब जन भावनाओं को दरकिनार करके कोई सरकार बनाई जाती है, इंतजाम से और व्यवस्थाओं से सरकार और मैनेजमेंट से सरकार बनाई जाती है, तो जन भावनाओं की कदर वो सरकार नहीं करती। यही कारण है आज हमारे जो कोई भी आज अरेंजमेंट की बात हो, किसी भी वर्ग के कोई मांग की बात हो, जायज मांग की बात हो, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक भी नहीं रेंगती। इसीलिए नहीं रेंगती क्योंकि जन भावनाओं से बनी हुई सरकार नहीं, मैनेजमेंट से बनी हुई सरकार है। जनता की कोई परवाह नहीं। यही कारण है आप देख रहे हैं हरियाणा में आज भी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो हरियाणा में। 11 साल हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का जो काम किया तो इस सरकार ने किया। 11 साल के 10 साल के अपने राज के बाद इतनी दुर्दशा हरियाणा की होगी, इनको भी पता था कि भाई कितनी वोट चोरी कुछ भी कर लें, मैनेजमेंट कर लें, लेकिन लोगों को, इसीलिए इन्होंने आखिर में क्या किया, आखिर में अपने मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दिया कि नहीं बदल दिया अपने मुख्यमंत्री का चेहरा। खट्टर साहब को आखिर में चुनाव से, लोकसभा चुनाव से एक महीना पहले खट्टर साहब को बदल दिया। अगर अच्छा काम किया होता, आज यदि अच्छा काम किया होता, हरियाणा में खुशहाली होती, हरियाणा में विकास होता, नौजवान के पास काम होता, किसान को दाम होता, अगर अच्छा काम किया होता तो खट्टर साहब को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ये कहते हैं खट्टर साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब इन्होंने दिखवाया कि हरियाणा का भट्टा बिठा दिया 10 साल, तो उन्होंने कहा कि भाई मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी, लेकिन मैनेजमेंट से पहले नैरेटिव भी देना पड़ेगा, और नैरेटिव सेट करने के लिए मुख्यमंत्री जी को बदलना पड़ेगा। लेकिन बदल तो दिया, व्यवस्था नहीं बदली। मुख्यमंत्री जी का चेहरा तो बदल दिया, लेकिन आज भी हरियाणा की सत्ता की डोर दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री के पास है, सब जानते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कब सामने आया आपने देखा, अभी पीछे केंद्र के हमारे मंत्री अठावले, मोदी सरकार में कार्यरत मंत्री रामनाथ अठावले, जब वो गए चंडीगढ़ नायब सिंह सैनी जी से मिलने, उनके पास जब चंडीगढ़ गए तो नायब सिंह सैनी जी ने क्या कहा उनको अपने निवास स्थान पर, उन्होंने कहा नायब सिंह जी ने कि मेरे पास तो 2 चपरासी बदलने की भी पावर नहीं, ये कहा। और ये कब कहा, जब उनके साथ चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब बैठे हैं, यानी कि अधिकारी जो बैठे हैं उनके सामने बैठ के कहा कि मैं 2 चपरासी भी नहीं बदल सकता प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब, कलम में शाही है गायब, ये स्थिति। कलम में शाही दिल्ली में एक बैठे केंद्र के मंत्री के पास है, जिनके नेतृत्व में हरियाणा का नुकसान हुआ, और उसके बाद उन्हीं को बदल दिया गया ताकि लोगों को
एक इस तरह के भ्रमजाल में लेकर और मैनेजमेंट करके किसी तरीके से सत्ता हासिल कर ली जाए, लेकिन उसमें लोगों को क्या हासिल हुआ? आज हरियाणा की जनता सवाल पूछ रही है। आज आपने देखा मंडियों में धान गया, एमएसपी नहीं, बाजरा पे एमएसपी खरीदनी, कहीं कपास गया वहाँ एमएसपी नहीं, किसान को दाम नहीं। बीपीएल कार्ड इतने बड़े पैमाने पे काट दिए गए पिछले 1 साल के अंदर, जनता की कोई परवाह नहीं। बिजली महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, जनता की कोई परवाह नहीं। विकास का कोई एक काम विकास का, कोई बड़ा कोई विकास का कार्य नहीं, जनता की परवाह नहीं। तो इसीलिए हमको लड़ना होगा, हरियाणा को दोबारा से विकास के और खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए लड़ना होगा, ताकि हमारा इलाका आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे पता है चुनाव का जब नतीजा आया तो उस नतीजे के बाद आपके और हमारे दिलों में बहुत निराशा भी हुई, स्वाभाविक है, हम सब इंसान हैं। लेकिन अब दोबारा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई बताओ, हरियाणा को विकास और खुशहाली के रास्ते पे लाने की ये लड़ाई दोबारा लड़े कि नहीं लड़े? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो उस लड़ाई में आपका साथ और आशीर्वाद पूरा मिलेगा तो एक बार हाथ उठा करके। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कि उन्होंने हमारे इलाके पे और दक्षिण हरियाणा के लिए ये इस सोच के साथ हमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दक्षिण हरियाणा के आपके बेटे राव नरेंद्र जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे इलाके के बारे में उन्होंने सोचा है। और हम सब मिलकर, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम मिलके चलें, जनता की लड़ाई लड़ें, हरियाणा की लड़ाई लड़ें। और उसी कड़ी में आखिर में सारी बात हो गई, 2 बातें कहते अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक तो 14 तारीख की रैली है रामलीला ग्राउंड दिल्ली में। उस रैली का क्या नाम है मुझे नहीं पता, मगर उस रैली का सार है प्रजातंत्र बचाओ लोकतंत्र बचाओ रैली, क्योंकि प्रजातंत्र को बचाना पड़ेगा। नहीं तो अगर प्रजातंत्र जो आज जिसको खतरा मंडरा रहा है, आप समझ सकते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। आपने देखा, बाकी प्रदेशों में भी आप देख रहे हैं। तो भाई 14 तारीख को रामलीला ग्राउंड में भाई हम तीनों हल्के यहाँ मौजूद हैं। मैं भाई देखो, वैसे तो हम पूरे रेवाड़ी जिले के मिलजुल के हमारा तालमेल बहुत अच्छा है, तालमेल के साथ तीनों हल्के में से एक जाएंगे। लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं, गिनती होगी तो कहीं ना कहीं हम, वैसे तो तीनों हमारे लिए बराबर हल्के हैं, लेकिन कोसली हल्का किसी से पीछे नहीं रहेगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं भाई 14 तारीख की उसके लिए। तो भाई ये एक हमारे वो है। दूसरा भाई, अभी यहाँ पे हम चलेंगे डीसी ऑफिस तक, इसके बाद डीसी ऑफिस तक ज्ञापन देने के लिए हम चलेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि सभी साथी, जब तक हम डीसी ऑफिस को ज्ञापन ना दे दें, अध्यक्ष जी अपनी बात, अपना संदेश देंगे, उसके बाद हम डीसी ऑफिस में जब ज्ञापन देने जाएंगे तो सभी साथियों को साथ चलना है, कोई साथी जो है वो ना रहे। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगह जगह जो है आप देख रहे हैं कि इलीगल प्लॉटिंग हो रही है, और राष्ट्रीय स्कूल का आपको मामला आपके संज्ञान में आई गया होगा। उसमें जो है डबल आईडी उसकी बना दी, और उसकी जगह कमेटी की है। कमेटी जो है जानबूझकर मिली भगत करके और उसको खुलबुल करना चाहती है। तो मेरा ये मामला है कि कहना है कि डिप्टी कमिश्नर को और जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए, और तुरंत जो है इस पर ईओ जो है वो कार्रवाई करे इस पर, और उसको बिगड़ने से बचाए। दूसरा मामला है कि जिस तरीके से पूरे शहर में गंदगी है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये अभियान चलाते हैं सफाई का। जिस दिन सफाई का अभियान चलता है उस दिन सारे जितने भी जो सफाई कर्मचारी हैं वो एक वार्ड में आ जाते हैं और सफाई कर देते हैं। बाकी जो है शहर छड़ता है, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वहाँ भी बुरा हाल हो जाता है। अभी आप देखिए, जो आउटर है, जो हमने जो पिलर बॉक्स स्कीम बनाई थी हमने, जो मॉल टाउन के पीछे से जो रास्ता इतना बड़ा दिखा होगा, बाईपास बन गया पीछे राजीव नगर के पीछे से आपने देखा होगा, और मॉल टाउन के पीछे से एक नाला था जिसको हमने कवर करा के पिलर बॉक्स बनाया था। उसमें कूड़े के ढेर लगा रखे हैं, जगह जगह। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सरकार को
और अब तक जो राम सिंहपुरा में जो इकट्ठा हो रहा है कूड़ा, उसके निरस्त करने के लिए सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिजली बननी थी, उससे कुछ कार्रवाई होनी थी, उसने कुछ भी नहीं किया। अब उसमें चिरंजीव आ रहा है, कल चिरंजीव होगा और अपने रंगा जी होंगे, सुनीता बगाड़िया होगी और राहुल नरेंद्र आ रहे हैं, प्रभारी जी भी आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी आ रहे हैं और बाकी जो आएंगे तो पता लग जाएगा जो आएंगे। हम तो इन्होंने जो है जो दोनों अध्यक्ष हैं उन्होंने सबको इन्वाइट किया है। मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी थी कि राज बब्बर को दोबारा से चेयरमैन बना दिया गुड़गांवा, रेवाड़ी और मेवात का, जबकि वो आता नहीं है ना, तो ना यहाँ का वोटर है, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाने से 3 दिनों का इससे गलत मैसेज जा रहा है जनता में कि जो व्यक्ति ना यहाँ रहता है ना यहाँ का वोटर है, पिछली बार भी जो है जीती गई सीट जो हम खो गए हैं, तो उसको दोबारा से चेयरमैन बना दिया। तो मैंने जो है इस बात के बारे में जो है बात रखी है हाईकमान के सामने और मैंने कहा है कि इस मामले को दुरुस्त किया जाए। तो अब आगे जब कोई प्रोग्राम होगा तब देखें। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।